पारुल की शादी उसकी माँ एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के विवेक से करती है और विदाई के समय अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को समझाती है। भगवान तेरा आंचल खुशियों से भर दे मेरी बच्ची। अपने ससुराल वालों को आदर और सम्मान देना पारुल बिटिया। हाँ माँ, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगी और अपने ससुराल को ही अपना परिवार मानूंगी। इतना कहते ही पारुल अपनी माँ के गले लग जाती है और कुछ ही पलों में वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुँचती है, जहाँ उसकी सास मालती और जिठानी कोमल उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। अंदर आते हुए पारुल का पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक उसे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो ना? अरे बहू, ससुराल में आते ही कदम लड़खड़ाने लगे तेरे, तो आगे क्या होगा? आपकी छोटी बहू बहुत नाजुक मालूम पड़ती है माँ जी, इसका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। अरे तुम लोग किन बातों में लग गए? बहू बेटे को थोड़ा आराम भी तो करने दो अब। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं। आइए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। पारुल बहुत से अरमानों के साथ अपने ससुराल में आई थी और धीरे धीरे वो ससुराल के माहौल में ढल भी रही थी। एक रोज़ जब वो रसोई में काम कर रही होती है तभी उसकी जिठानी वहाँ आती है। ये लो, सब जगह देख लिया मैंने और तुम यहाँ रसोई में पसीना बहा रही हो। अरे जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। पर क्यों दीदी, कहीं जाना है क्या हमें? हमें नहीं, तुम्हें। देवर जी की छुट्टी करवाई है मैंने ताकि वो तुम्हें कहीं घुमाने ले जा सके। अरे नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूमना फिरना तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ। अरे तुम अपने पति के साथ बाहर जा रही हो, पड़ोसन के साथ नहीं। जुम्मा जी की इजाज़त चाहिए। अरे जाओ भी अब। पारुल मुस्कुराते हुए रसोई से चली जाती है। कुछ ही देर में विवेक और पारुल तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर राजेश अखबार पढ़ रहा होता है। वो दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए दूर से ही हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। पारुल विवेक के साथ समय बिताती है। दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर खुशी खुशी घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में पारुल को आइसक्रीम की शॉप दिख जाती है। ज़रा गाड़ी रोकिए ना, मैं घर वालों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। सबके लिए लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा ना? ठीक है, ये लो पर्स और ले आओ आइसक्रीम। तब तक मैं एक ज़रूरी कॉल कर लेता हूँ। पारुल आइसक्रीम लेने के लिए कार से उतरती है और विवेक फ़ोन पर बातें करने लगता है। पारुल आइसक्रीम ले ही रही होती है तभी एक जोर की आवाज़ होती है। वो झट से पलटती है तो देखती है कि एक बड़े से ट्रक ने विवेक की गाड़ी को टक्कर मार दी थी और विवेक बेसुध कार में पड़ा था। ये सब देखकर पारुल वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि विवेक अब नहीं रहा और वो विधवा हो चुकी है। विवेक की शोक सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी तो वहीं पारुल अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा क्या होगा? मुझे नहीं जीना मुझे। कैसी बात कर रही है बेटी? भला होने को कौन टाल सकता है? संभाल अपने आप को बेटा। बहन जी, आप बहू को घर ले जाइए। आपके पास रहेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? अब तो यही इसका घर परिवार है और दुख के समय में अपने घर परिवार से अलग होना ठीक नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर पारुल को बहुत अजीब लगता है, जैसे उसकी माँ उसे घर ले जाना ही ना चाहती हो। इस हादसे को हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं और पारुल अब घर के कामों में अपना मन लगाने लगी थी, लेकिन हंसी तो मानो जैसे उसके चेहरे से गायब ही हो चुकी थी। एक रोज़ जब पारुल कपड़े सुखाने जा रही होती है तभी उसकी जिठानी उसके हाथ में और कपड़े थमाते हुए कहती है, पारुल, ज़रा इन कपड़ों को भी अच्छे से धोकर सुखा देना। लेकिन दीदी, मैंने कपड़े धो लिए हैं। आप पहले दे देती तो साथ में धुल जाते। हाँ, तो दोबारा धोने में तुम्हें कौन सी आफत आ रही है? कोई हाथ से तो धोने नहीं है, मशीन में डालकर निकालने हैं बस। उसमें भी तुम्हारे इतने नखरे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था दीदी। अरे मुझे तुम्हारे मतलब को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जितना कहा है उतना करो। अपनी जिठानी का अपने प्रति ये व्यवहार देखकर पारुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम के समय मालती बाजार से खरीदारी करके लौटती है तो पारुल उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए चाय बना दूँ? अरे मुझे सांस तो लेने दे।
आकर सर पर खड़ी हो जाती है जब देखो। अरे भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो? बहू पूछी तो रही है। क्योंकि इसकी शक्ल देखकर मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैंने अपने बेटे का ब्याह इसके साथ किया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो। ये सुनकर पारुल की आंख नम हो जाती है। तभी कोमल हॉल में आती है और राजेश बात को पलटते हुए कहता है, अरे बड़ा समय लगा दिया तुमने बाजार से आने में। ऐसे भी क्या खरीदारी कर रही थी? हाँ माँ जी, दिखाइए ना क्या क्या लाई हैं आप। अरे वो तो पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है ना, तो थोड़ा सामान लेने में समय लग गया। ये ले बड़ी बहू, तेरे लिए ये नई साड़ी लाई हूँ, इसे ही पहनियो शादी में। और छोटी बहू के लिए? आप पगला गए हैं क्या? छोटी बहू के लिए ये रंग बिरंगी साड़ी नहीं बनी है, और ना ही वो हमारे साथ शादी में जाएगी। अरे शुभ कामों में विधवा का भला क्या काम। मालती की बातें पारुल सह नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। बीतते समय के साथ मालती और कोमल का व्यवहार पारुल के साथ और कठोर होता जा रहा था। पारुल बेचारी घर का सारा काम अकेले करती और कहीं बाहर आती जाती भी नहीं, और किसी को फिर भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। एक रोज़ वो मालती से कहता है, मालती, छोटी बहू ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। देखो, भाग्यवान हम तो आज है कल नहीं, लेकिन उस बेचारी की तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो हमें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारे बेटे की विधवा है, आपकी बेटी नहीं जिसका घर बसाने की इतनी चिंता है आपको। मालती राजेश के इस फैसले के खिलाफ थी, और ये बात जब कोमल को पता चलती है तो वो भी इस फैसले के खिलाफ होती है। पारुल रोते हुए अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, इसलिए आप मेरा घर दोबारा बसाना चाहते, लेकिन एक विधवा को दुल्हन बनता ये समाज नहीं देख सकता। और लोग क्या कहेंगे पापा जी? थोड़ा सोचिए तो सही। लोगों का क्या है? जब तुम लोग इसके अपने होकर भी उसकी खुशियां नहीं चाहते तो समाज से क्या उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन मुझे इस बच्ची की खुशियों की फिक्र है, इसलिए मैं इसकी शादी दोबारा इस घर से भी अच्छे घर में करवाऊंगा। राजेश की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बीतते समय के साथ राजेश पारुल के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में लग जाता है, और संयोग ऐसा बनता है कि उसके पुराने दोस्त के बेटे से ही पारुल के रिश्ते की बात बन जाती है। साथ ही राजेश के इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता, और कुछ ही दिनों में राजेश अपनी बहू का कन्यादान कर उसे नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद देकर विदा करता है। एक बड़े शहर में मयंक अपनी माँ माया और छोटी बहन अंशिका के साथ रहता है। अंशिका अभी पढ़ाई कर रही है। एक दिन मयंक अचानक ही एक लड़की के साथ शादी करके घर आ जाता है। मयंक, ये मैं क्या देख रही हूँ बेटा? माँ, मैं शादी करके घर आया हूँ। हे भगवान, मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपका बेटा शादी करके आया है और आपको कोई खुशी नहीं हो रही? अरे लेकिन ऐसे शादी कौन करता है बेटा? मेरे ही भाग्य। अच्छा ये बता, कौन है ये लड़की? नाम क्या है इसका? माँ, ये मेरी कलीग है, इसका नाम निशु है। और शादी में दहेज कितना लिया? माँ, मैंने शादी में कोई दहेज नहीं लिया, और इसीलिए तो मैंने चुपचाप शादी कर ली। अरे भगवान, मुझे पहले ही क्यों नहीं उठा लिया? अरे बिना दहेज के शादी कौन करता है? माँ, मैं दहेज के खिलाफ हूँ और किसी को भी दहेज नहीं लेना चाहिए। बेटा, तूने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने तो सोचा था कि तेरी शादी में जो धन आएगा वही अंशिका की शादी में काम आएगा। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तो तुम दोनों की पढ़ाई में खर्च हो गए। माँ, मैं अपनी बहन की शादी खुद करवाऊंगा, फिक्र मत करो। अच्छा, कैसे कराएगा? पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना। मैं अंशिका की शादी बिना दहेज की करवा कर रहूंगा माँ। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं भी कि तेरे ये हवाई किले कब तक खड़े रहते हैं। माया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मयंक अपनी बहन अंशिका के लिए लड़का देखने चला जाता है, लेकिन बिना दहेज के कोई भी तैयार नहीं होता। मयंक की नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है, रिश्ते नाते जोड़े।
मैं यहाँ जाकर देखता हूँ। इनके पास जरूर कोई बिना दहेज की शादी करने वाला लड़का होगा। जरूर कोई पंडित जी होंगे। मयंक अंदर आता है और ऑफिस में एक आदमी बैठा है। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। मुझे तो रिश्ते कराने वाले पंडित जी के पास जाना था। अरे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बताइए किसकी शादी करवानी है? जी, मेरी छोटी बहन है। सर आपका बजट तो बताइए। हैं? बजट? कैसा बजट? बजट सर, कितना लाख खर्च कर देंगे आप? मेरे पास सरकारी नौकरी वाले लड़के भी हैं। उनकी नौकरी के ग्रेड के हिसाब से शादी में दहेज देना होगा। प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, लेकिन यहाँ भी कम से कम 25 लाख तो लगाना ही होगा। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। जा रहा हूँ मैं। अरे सर रुकिए तो। आप तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियर से करा दे क्या शादी? 15 लाख में निपट जाएगा। मयंक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पूरे 6 महीने हो गए हैं, बिना दहेज की शादी करने को हुआ कोई तैयार? माँ, अभी अंशिका छोटी है, हो जाएगी शादी आराम से। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे सारे पैसे तेरी पढ़ाई में खर्च हो गए। जवान बेटी घर में बैठी है, चैन से कैसे रहूं बता मुझे। माँ के तानों से परेशान मयंक अपने दोस्त विनय के पास जाता है। मयंक, बिना दहेज की शादी वैसे तो मुश्किल है। मेरी नजर में 2 लड़के हैं, हम उनसे बात करके देखते हैं। दोनों लड़के के घर पहुँच जाते हैं। अंकल, आपकी डिमांड क्या है? हमारी कोई डिमांड नहीं है बेटा। अच्छा, लड़का कितना पढ़ा हुआ है और क्या करता है? लड़का अनपढ़ है, इसीलिए तो हमारी कोई डिमांड नहीं है। मयंक विनय पर गुस्सा होकर वहाँ से भी वापस आ जाता है। अच्छा, अब कब तक गुस्सा रहेगा यार? सुनना, दूसरे वाले के पास चलते हैं, वो मेरे साथ ही जॉब करता है। चल ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। दोनों फिर से पहुँच जाते हैं दूसरी लड़की के पास। मयंक, इससे मिलो, यही है मेरा दोस्त। नमस्ते भैया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं देखना और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन भैया, मुझे दहेज में महंगी वाली गाड़ी चाहिए। मैं तो समझता था कि तुम अच्छी सोच के हो, लेकिन तुम भी बदतर निकले। जबान संभाल कर बात कीजिए भैया। मेरे माँ बाप ने पढ़ने लिखने में पैसा लगाया है, तब जाकर कहीं अच्छी नौकरी मिली है, और एक गाड़ी देकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगे। आपकी बहन को हमेशा अच्छे से रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। क्या इतना कम है? अगर तुमने पढ़ाई की है तो मेरी बहन ने भी पढ़ाई की है। यदि तुम्हारे पैसे खर्च हुए हैं तो हमारे भी हुए हैं। बात बराबर हो गई ना? चलो विनय, मैं अपनी बहन की शादी किसी भिखारी से नहीं करवाऊंगा। मयंक और विनय वहाँ से भी आ जाते हैं। एक दिन विनय मयंक के घर जाता है। क्या हुआ मयंक, तू आजकल इतना उदास क्यों रहता है? अरे विनय, तू तो जानता ही है ना कि अंशिका की शादी बिना दहेज के हो नहीं रही, और माँ की कही बात अब तो सच होती जा रही है। अरे चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। माँ ने मुझे ताने दे देकर ही मार डाला है। देख, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। अरे जल्दी बताना, क्या है आइडिया? देख, वैसे मेरी भी शादी नहीं हुई है और मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, लेकिन तेरे पापा मानेंगे क्या? तू शादी की तैयारियां कर, जल्दी ही मैं सबको मना लूंगा। दोनों दोस्त गले लग जाते हैं। शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। मयंक और उसका पूरा परिवार बिना दहेज का रिश्ता पाकर बहुत खुश है और शादी का दिन भी आ जाता है। अंशिका और विनय फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं कि तभी विनय के पापा गुप्ता जी रोक देते हैं। अबे रुक जाओ, कोई फेरे नहीं होंगे। अंकल, मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है, वरना बारात अपने घर लौट जाएगी। पापा, अब बारात के साथ वापस जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं दुल्हन लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि आप दहेज के लालची हो सकते हैं, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं सब कुछ अपने बलबूते पर कमा सकता हूँ। सबके सामने बाप की बेइज्जती कर रहा है। इज्जत तो आप सरेआम दहेज मांग कर खो ही चुके हैं पापा।
आप जैसे लोगों की वजह से ही लोग बेटियों को पैदा नहीं करना चाहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। अगर कोई पैदा भी करता है तो पढ़ने में पैसा खर्च नहीं करता, क्योंकि एक पिता बेटी के जन्म से ही उसके बड़े होने तक एक एक पैसा दहेज के लिए जोड़ता है, और फिर आप जैसे लालची कह देते हैं कि ये भी कम है, और मैं इन सब का विरोधी हूँ। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। बेटा, मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और मयंक की बहन अंशिका की शादी उसके दोस्त विनय के साथ बिना दहेज के हो जाती। पैसों से शादी। कंचन एक चालाक महिला थी। वो घर पर ही रहती, लेकिन अपनी चालाकी से खूब पैसा कमाया करती। अरे मेरे घर पर वो पैसे तो दे जाना जो मैंने अपनी सहेली को तुम्हारा घर दिलवाया है ना किराए पर, 10% उसका। हाँ हाँ, घर किराए में चढ़ाने का कमीशन तो बनता ही है। तभी कंचन का पति आ जाता है। अरे किसे घर दिलाया है, कौन सा, और कितने पैसे मिलने वाले हैं? अरे वो मेरी सहेली है ना शशि, उसे घर दिलाया है मैंने। वो नहीं है पिछली गली में 6 नंबर, वो वाला। लेकिन शशि तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उससे क्या पैसे लेना? और कौन सा वो 6 नंबर? वही वो जहाँ भूत का साया है। अरे छोड़ो ना, हमें क्या, वो घर किराए पर कोई लेता ही नहीं था, इसलिए मकान मालिक ने कमीशन ज्यादा रखा था। अरे काहे की सहेली, मेरे लिए पैसे से आगे कुछ नहीं है, समझे? वहीं शशि अपने बच्चों के साथ उस घर में जाती है तो उसका बेटा कहता है, माँ, मुझे इस घर में डर लग रहा है। अरे क्यों बेटा, हम लोग तो इतने सारे घर में किराए पर रहे हैं, फिर यहाँ क्यों डर लग रहा है? पता नहीं माँ, बस तू चलना यहाँ से। नहीं बेटा, कंचन आंटी ने हमें ये घर दिलाया है, वो कभी हम लोगों को गलत नहीं बताएगी। वैसे भी बेटा, इस घर के हम लोगों ने बड़े पैसे दिए हैं। शशि अपनी मेहनत से घर को साफ सुथरा कर चमका देती है। वो बाहर से घर को सजा देती है और फिर एक रोज, अरे शशि कैसी है, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बड़ा मकान है तो। हाँ, लेकिन थैंक्स टू यू कि इतने कम पैसे में इतना बड़ा मकान दिला दिया। शशि उस घर में रहकर बच्चों का एक छोटा सा स्कूल खोल लेती है जो बहुत अच्छा चल जाता है। क्या बात है, लोगों ने अपने बच्चे यहाँ भेजना शुरू भी कर दिया। अरे कितने बच्चे हैं तेरे स्कूल में शशि? अभी तो 20 है, लेकिन जल्द ही मैं एक और कमरे में दूसरी क्लास भी शुरू कर रही हूँ। वो घर शशि को फलता है और वहाँ उसका काम जोरों शोरों से चल पड़ता है, जो कंचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, फिर एक रोज, कंचन, मेरे बेटे की शादी है, तू जरूर आना। अच्छा, कैसे, कहाँ कर रही है शादी? तेरा बेटा तो अभी कम ही कमाता है ना? हाँ, लेकिन लड़की भी थोड़ा बहुत कमा लेती है, दोनों मिलकर घर चला लेंगे। जिंदगी भर गरीब ही रहना तुम लोग। बड़ा सोच शशि, मैं तो अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूंगी, जहाँ से ढेर सारा सामान और पैसा भी आए। शशि भोले मन से बेटे की शादी कर देती है। बहू और शशि के बीच खूब पटती। अब शशि कंचन के पास कम आना जाना कर देती है। काफी दिनों बाद कंचन के पास शशि का फोन आता है। कंचन, एक खुशखबरी है, हम लोगों ने घर ले लिया है, तू आ जाना गृह प्रवेश में, तुझे एड्रेस भेज रही हूँ। फोन रखने के बाद कंचन सोचती है, क्या बात है, क्या था इसके पास और आज घर भी ले लिया, बेटे की शादी भी कर दी, और मैं बस 100-200 कमीशन खाने वाली ही रह गई। मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। तभी वहाँ कंचन का बेटा आता है। अरे क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? कंचन उसे सारी बात बता देती है। एक तू ही है, तुझे एक लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए। माँ, लड़की तो है, लेकिन उसके पापा शादी में खर्चा नहीं कर सकते हैं, पैसे वाले घर की नहीं है, लेकिन नौकरी अच्छी करती है। अरे पागल है क्या, नौकरी अच्छी करती है? अरे अचार डालना है क्या उसकी नौकरी का? तो क्या चाह रही हो माँ आप? तो एक काम कर, यहाँ कोई अमीर लड़की देख, मैं भी यहाँ रिश्तेदारों में बोल देती हूँ कि मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, देखते हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। और
ये जो लड़की है जो मुझे पसंद है वो। अरे छोड़ना उसे, गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए मुझे। अमीर घर में शादी करेंगे तो बैठकर 5 साल फ्री में खाएंगे। लड़के को भी माँ की बात सही लगती है। फिर एक दिन, और कंचन, वो तेरे बेटे के लिए ना लड़की देखी है। आभूषणों की दुकान है लड़की के बाप की, मेन बाजार में। तेरा लड़का ठीक लगा है उन लोगों को, 5 लाख कैश भी देंगे। अच्छा, अरे ठीक है ना, बोलो रिश्ते की बात करने आ जाए, हमें तो भाई मंजूर है। माँ लड़की तो देख लो। अरे चुप, ज्यादा दिमाग मत लगा, बड़ा है लड़की देखने वाला। हम खुद कौन सा शाहरुख खान है? अब बहन जी फाइनल कर दीजिए आप। क्या कहता बेटा बेचारा जब बात पैसे पर फाइनल होनी थी। कैसे बोलता कि लड़की दिखा दो, मान जाता है बेचारा। बधाई हो, शादी पक्की हो गई है। बस तुम ना बेटे की जल्दी से सैलरी स्लिप और मकान तुम्हारे नाम है इसका डिक्लेरेशन भेज दो। अरे कैसी बात कर रही हो मौसी, शादी कर रहा हूँ, लोन नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। अरे बेटा वो क्या है ना, तेरी माँ की इमेज बहुत ज्यादा ही खराब है, तू तो जानता ही है। 100 रुपये के लिए भी तेरी माँ किसी को नहीं छोड़ती। ऐसे में तेरी शादी हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है मौसी, मैं सारी डिटेल भेज रहा हूँ। लेकिन ये क्या, अभी कंचन के बेटे की शादी किसी से तय होती उससे पहले ही कोई और 10 लाख कैश का रिश्ता लेकर आ जाता है। हाय रे, इतना देने वाले खड़े हैं बाजार में, मुझे तो पता ही नहीं था। ये ले 5,000 एडवांस। और क्या बोल? कंचन फटाक से 5,000 एडवांस ले लेती है। तो रिश्ता पक्का समझी? हाँ, पर लड़की तो दिखा दो। ये लो, लड़की ही दिखानी होती तो 5,000 कैश कैसे दे देते? अरे शादी के दिन मिल लेना ना लड़की से। कंचन खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी शशि के घर जाती है बेटे को लेकर। घर तो बहुत ही शानदार बनाया है शशि। वैसे बहू को तो मिला, देखी नहीं तेरी बहू। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तू बस आधे घंटे और रुक जा। वो ना बड़ी सरकारी कंपनी में है, बड़े ओहदे पर, तो जब आएगी तभी मिल पाएगी। ये बता क्या खाएगी? मैं नौकर को बोल देती हूँ, कुछ बना देगा। हैं? तूने नौकर भी रख लिया? वो क्या है ना, बहू के पास वक्त नहीं है और मैं करूँ उसे पसंद नहीं है। कंचन को तो बहुत जलन होती है, लेकिन क्या करती। ये ले शादी का कार्ड, ये मेरे बेटे की शादी का है, जरूर से आना, ठीक है? शादी वाले दिन सभी मंडप पर आते हैं, लेकिन ये क्या, स्टेज पर तो एक काली मोटी और तोतली लड़की खड़ी होती है। आंटी आंटी, खाना खा कर जाना। ये क्या हो गया कंचन, ऐसी लड़की से तूने अपने लड़के की शादी क्यों कर दी? मुझसे गलती हो गई, पैसे की लालच में मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तभी बेटा आता है। माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मैंने लड़की के पापा से पैसे ले लिए हैं। अरे तो मैं क्या करूं? पैसे आपने लिए हैं, मैंने नहीं। बाय। लड़का वहां से चला जाता है और पीछे रह जाती है लालची कंचन। तो देखा आपने, पैसे की लालच से कोई भी रिश्ता जोड़ना कितनी बुरी बात हो सकती है।